जासूसी की दुनिया एक ऐसी दुनिया जो हमें हमेशा से आकर्षित करती है, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि हम इसके बारे में सबसे कम जानते हैं। और जितना कम हमें पता होता है उतना ही ज्यादा हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है, कौन किसकी जासूसी कर रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, हमारे बीच, हमारे पड़ोस में, हमारे साथ काम करने वाले लोगों में से कोई, क्या वो सच में वही है जो वो दिखता है? और अगर बात हो जासूसी की दुनिया की, तो सबसे पुरानी, सबसे गहरी, सबसे रहस्यमय जो कंपटीशन था ना, वो हमेशा से एक ही नाम सामने लाता है, और वो है अमेरिका वर्सेस रशिया। दशकों से ये दोनों देश एक दूसरे की परछाइयों में जासूस भेजते रहे हैं, एक दूसरे के राज चुराते रहे हैं, एक दूसरे को धोखा देने के नए नए तरीके निकालते हैं। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, दीवारें गिर गईं, मगर ये खेल कभी नहीं रुका। आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी भी जासूसी नॉवेल को भी फीका कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें अमेरिका के शांत, हरे भरे जो सिटीज हैं, बड़े बड़े सिटीज हैं, जहां बच्चे साइकिल्स चलाते हैं, पेरेंट्स स्कूल की मीटिंग्स में जाते हैं, ऐसे ही कुछ शहरों में 10 लोग एक ऐसा राज छुपाए बैठे थे जो 10 साल तक किसी को पता ही नहीं चला। ये कहानी है ऑपरेशन गोस्ट स्टोरीज की, और उन रशियन जासूसों की जो शायद आपके पड़ोसी बनकर रहते थे। तो बात है सैटरडे की 26 जून 2010 की दोपहर। तो गर्मी है, मौसम ठीक ठाक है, लोग बाहर निकले हुए हैं। लोअर मैनहट्टन बहुत रिच, बहुत प्रॉस्परस सिटी है अमेरिका की। वहाँ पे नीचे एक कॉफी शॉप, 28 साल की एक रशियन महिला एना चैपमैन एक आदमी के सामने बैठी है। अब उसको लगता है कि ये आदमी रशियन कॉन्सुलेट का कोई ऑफिसर है। कॉन्सुलेट यानी एम्बेसी, जो जहाँ पे सारे एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। अब उस आदमी ने अपना नाम रोमन बताया। अब वो उससे रशियन में बात कर रहा है, और उसे वो सब कुछ पता है जो सिर्फ एना चैपमैन के हैंडलर्स को पता होना चाहिए। हैंडलर्स वो होते हैं जो स्पाइज के, जो उनको गाइड करते हैं, जो उनका सारा राज हैंडल करते हैं, और जो बीच में ऑफिसर्स होते हैं उनको हैंडलर्स कहते हैं जासूसी की दुनिया में। अब रोमन के पास एना के लिए एक काम है। वो टेबल पर एक नकली पासपोर्ट ऐसे सरकाता है उसकी तरफ और कहता है इसे कल सुबह एक और एजेंट तक पहुंचाना है। और फिर वो एना से पूछता है, क्या तुम इसके अगले कदम के लिए तैयार हो? तो अब FBI की जो फाइल्स थी उनके मुताबिक, जो हमें पता है उसके बारे, उनसे ये पता चलता है कि एना का जवाब सिर्फ 2 शब्दों में था, ऑफ कोर्स। तो अब असली मोड़ सुनिए। रोमन रशियन कॉन्सुलेट के लिए काम ही नहीं करता था। रोमन एक अंडर कवर FBI एजेंट है, और FBI एना चैपमैन के बारे में सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही, वो उसे और उसके जैसे 9 और लोगों को जो पूरे अमेरिका के उत्तर पूर्वी एरिया में फैले हुए थे, उनको पिछले लगभग 10 सालों से ऑब्जर्व कर रही थी, सर्वेलेंस कर रही थी उन पर। उस कॉफी की जो मीटिंग हुई थी एना और उस रशियन बनाम FBI एजेंट में, उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर 4 अलग अलग स्टेट्स में 10 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके होंगे। न्यू जर्सी में रह रहे कोई बड़े अपस्टेट हाई माता पिता, पेरेंट्स, मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज के एक हार्वर्ड एजुकेटेड कंसल्टेंट, योंकर्स में एक न्यूज़पेपर के कॉलमनिस्ट, वर्जीनिया में आर्लिंगटन में 2 बच्चों वाले एक कपल। अब उन्हें पड़ोसी नॉर्मल अमेरिकन सिटीजन्स ही समझते थे, बट FBI उन्हें एक अलग नाम से जानती थी, इल्लीगल्स। तो ये कहानी है इल्लीगल्स प्रोग्राम की, और ऑपरेशन गोस्ट स्टोरीज जो हमने आपको बताया, उसके ऊपर चुपचाप चलने वाली सर्वेलेंस की, जिसने आखिरकार इस पूरे जाल को खोल कर रख दिया था। ये समझने के लिए कि FBI को क्या मिला, पहले ये समझना जरूरी है कि मॉस्को ने बनाया क्या था। अब ज्यादातर जासूस ऑफिशियल कवर के तहत काम करते हैं, हमारी सारी स्टोरीज में हमने बताया है। वो कहीं किसी एम्बेसी में काम करते हैं, कभी एम्बेसडर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, या फिर ट्रेड्समैन बन के आते हैं, बिजनेसमैन बन के आते हैं। अगर वो पकड़े जाएं तो उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है,
जिसके तहत उन्हें देश से निकाल तो दिया जाता है, आप जेल नहीं भेज सकते। लेकिन इलीगल्स अलग होते हैं। एक इलीगल का कोई एम्बेसी नहीं होता, कोई इम्यूनिटी नहीं होती, रशिया से दिखने वाला कोई सीधा रिलेशनशिप भी नहीं होता। वो देश में किसी और की पहचान लेकर घुसता है, साथ में एक मनगढ़ंत बनाई हुई जिंदगी की कहानी, जिसे इंटेलिजेंस की दुनिया में लेजेंड कहा जाता है। और अगर आप पकड़े गए तो कोई आपका सेफ्टी नेट नहीं है। ये एक ऐसी खासियत है जिसे रूस ने लगभग एक सदी में तराशा है। सोवियत केजीबी के ज़माने से चली आ रही ये परंपरा चल रही है। आधुनिक दौर में, आज के दौर में, इस प्रोग्राम को रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी SVR की एक शाखा, एक ब्रांच चलाती थी, जिसे कहते हैं डायरेक्टरेट S। एक इलीगल को तैयार करने में दोस्तों सालों लगते हैं। तो जिन लोगों को चुना जाता है उन्हें भाषाएं सिखाई जाती हैं जब तक उनका एक्सेंट बिल्कुल असली ना लगने लगे। वो वेस्टर्न ज़िंदगी की बारीकियां सीखते हैं, बैंक के अकाउंट कैसे खुलवाना है, छोटी मोटी स्मॉल टॉक कैसे करनी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या बोलना है, कपल बना के, हस्बैंड वाइफ बन के आप अगर फॉरेन कंट्री में जा रहे हो आपको कैसे रहना है। और इस नेटवर्क में कम से कम 2 मामलों में जो पहचान इस्तेमाल की गई वो कथित तौर पर उन कैनेडियन बच्चों के नामों पर आधारित थी जिनकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। असली आपका बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन उधार ली हुई जिंदगियां। और फिर उन्हें ज़मीन में बीज की तरह बो दिया जाता है, किसी महीनों के मिशन के लिए नहीं, बल्कि दसियों सालों तक चलने वाले मिशन के लिए। ये एक स्लीपर सेल की तरह होते हैं। हमें ठीक ठाक पता है कि मॉस्को इनसे क्या चाहता था, क्योंकि FBI ने एक उनका मैसेज पकड़ा था जो मॉस्को सेंटर से न्यू जर्सी में मौजूद 2 इलीगल्स के पास भेजा गया था। अब जो अदालत के जो पेपर्स हैं उसमें सीधा सीधा लिखा गया है उसको, और एक हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पर उनके हैंडलर्स उन्हें बोल रहे हैं कि तुम्हें अमेरिका में एक बहुत लंबी यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। तुम्हारी पढ़ाई, बैंक अकाउंट्स, गाड़ी, घर वगैरह, ये सब एक ही मकसद के लिए हैं, तुम्हारे असली मिशन को पूरा करने के लिए, यानी नीति निर्माण जो होता है, जो डिप्लोमेटिक स्तर में, उसके दायरों में संबंध बनाना और खुफिया जानकारी C तक भेजना। C यानी सेंटर। तो आखिर ये लोग थे कौन? न्यू जर्सी में मॉन्टक्लेयर में एक हरा भरा बहुत शांत सबर्ब, वहाँ रहते थे रिचर्ड और सिंथिया मर्फी अपनी 2 बेटियों के साथ। रिचर्ड स्टे एट होम डैड थे, घर पे रहते थे। सिंथिया रोज़ मैनहट्टन जाती थी, वहाँ वो फाइनेंशियल सर्विसेज के किसी फर्म में काम करती थी। MBA किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। बाद में पता चला उनके असली नाम थे व्लादिमीर गुरिएव और लिडिया गुरिएवा। उनकी बेटियों को हर सबूत के हिसाब से कुछ पता ही नहीं था, उन्हें नॉर्मल लाइफ में पाला जा रहा था। मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज में रहते थे डोनाल्ड हीथफील्ड और ट्रेसी फॉली अपने 2 बेटों के साथ। हीथफील्ड ने एक ऐसा काम किया था जो किसी डीप कवर एजेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। उसने हार्वर्ड में जो कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से, वहाँ से मास्टर्स डिग्री ली और एक इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में एक ऑफिसर, एक करियर बनाया उन्होंने। एक ऐसा काम जो ठीक उन्हें उन्हीं लोगों के बीच में पहुंचाता था जिन्हें मॉस्को जानना चाहता था। उनका लेकिन असली नाम था आंद्रे ब्रूज़कोव। उनकी वाइफ जो रियल एस्टेट एजेंट की तरह काम करती थी वो थी येलेना वाविलोवा। ये जब सब कुछ सामने आया तब तक उनके बेटे काफ़ी अच्छी खासी उम्र के हो चुके थे, टीनेज और उससे ऊपर। अगला जो ग्रुप था वो था वर्जीनिया में, आर्लिंगटन में, वॉशिंगटन के ठीक बाहर, माइकल जोतोली और पेट्रिशिया मिल्स, 2 बहुत छोटे बच्चों वाला जोड़ा। असली नाम मिखाइल कुत्सिक और नतालिया पेरेवेजेवा, जो राजधानी के करीब आने से पहले सालों तक सियाटल में रह चुके थे। न्यूयॉर्क में थोंकर्स में रहता था एक आदमी ह्यूआन लजारो, जो कहता था कि वो उरुग्वे में पैदा हुआ और पेरू में असली पाला बड़ा। असल में केस के मुताबिक उसका नाम था मिखाइल वांसिकोव, एक ऑफिसर जो अपने लेजेंड में, वो जो स्टोरी होती है उसमें इतने लंबे समय से जी रहा था कि जो दसियों साल पीछे तक जाती है उसकी कहानी। उनकी पत्नी विकी पलायेज उस समय पूरे ग्रुप में सबसे अलग थी। वो सच में एक्चुअली पेरू में जन्मी थी और एक पत्रकार थी वहाँ पर, और न्यूयॉर्क में एक स्पेनिश भाषा का जो अखबार था उसमें कॉलमनिस्ट थी। फिर थे वो लोग जो अकेले काम करते थे। मिखाइल सेमेन्को वॉशिंगटन के पास एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे और बाकियों से उल्टा उन्होंने अपना असली नाम यूज़ किया हुआ था।
और थी एना चैपमैन, जिसने अपना उपनाम तो ईमानदारी से पाया था, लंदन में एक ब्रिटिश आदमी से शादी करके। तो चैपमैन उनका सरनेम वहाँ से आया। वो एक रूसी ऑफिसर की बेटी थी और उनके पूर्व पति के मुताबिक, जो उस समय उन्होंने जो बाद में मीडिया को बताया, वो एक केजीबी ऑफिसर की ही बेटी थी। 10 लोग, 4 तो नकली कपल्स, 2 अकेले काम करने वाले 10, और साथ में एक 11वां शख्स जो दूरी बनाए रखता था। क्रिस्टोफर मेटसोस के नाम से यात्रा करने वाला एक आदमी, जिसे यूजली नेटवर्क का पे मास्टर बताया गया, यानी वो कुरियर जो मॉस्को का पैसा इधर से उधर पहुंचाता था। और इन सब के आसपास नजरों से दूर एफबीआई भी मौजूद थी। एफबीआई ने अपने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन गोस्ट स्टोरीज, एक ऐसा नाम जो एक तरह से उन एजेंट्स की तरफ इशारा करता था जो एक मायने में खुद भूत ही थे, दूसरों की पहचान ओढ़कर घूमने वाले लोग। ये ऑपरेशन करीबन 10 साल तक चला और इसका कुछ हिस्सा बिल्कुल पुराने ज़माने टाइप का था, बहुत विंटेज, मॉस्को से आने वाले शॉर्ट वेव रेडियो के सिग्नल्स, जिसे योंकर्स के लिविंग रूम में पकड़ा जाता था, और इनविजिबल इंक में लिखे हुए मैसेजेस, अजनबियों के, स्ट्रेंजर्स के बीच में कोडेड पहचान में क्रिप्टेड, बहुत ही क्रिप्टिक मैसेजेस का एक्सचेंज, ब्रश पासेस, यानी कि 2 लोगों का किसी सीढ़ी या स्टेशन पे एक दूसरे को पार करना, हूबहू एक जैसे बैग, 1 सेकंड में किसी भी कम समय में हाथ बदल देना। अदालत की फाइल्स हैं बिल्कुल यही बयान करती हैं। 2004 में क्वींस के कंप्यूटर रेलवे स्टेशन पे मेटसॉस और एक रूसी अधिकारी एक दूसरे के पास से गुजरे और पैसा हाथ बदल गया। तो लेकिन अब ये ट्रेड क्राफ्ट एफबीआई ने यूज़ किया था, बट कुछ तो ये पुराना टाइप का था, लेगेसी ओल्ड स्टाइल था, लेकिन कुछ मॉडर्न भी यूज़ किया उन्होंने। तो उन्होंने नेटवर्क पे जो सिंपल दिखने वाली जो पिक्चर्स थी, उनके अंदर, पिक्चर्स के अंदर मैसेजेस जाते थे। इसको इंग्लिश में कहते हैं, या टेक्निक को कहते हैं स्टेगैनोग्राफी। आम आंखों को बस एक फ़ोटो दिखती है, लेकिन उसके पीछे या नीचे कहीं एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट छुपा होता है। एफबीआई को बहुत महारत हासिल थी ये पकड़ने की, तो उन्होंने ये सब भी ढूंढा। और लेकिन ये जो एना चैपमैन थी ना, इसका अपना ही तरीका था जो सबसे नया था। 2010 की शुरुआत में बहुत वेंसडेज को एजेंट्स ने देखा कि वो मैनहट्टन के एक बुक स्टोर या कॉफ़ी शॉप में अपने लैपटॉप के साथ बैठ जाती थी। पास ही कहीं कभी कभी गुजरती हुई एक मिनी वैन में से एक रशियन ऑफिसर अपने लैपटॉप के साथ प्रेजेंट होता था। दोनों मशीन्स चुपचाप एक अनस्टेबल सा, बहुत टेम्प्रेरी सा वायरलेस नेटवर्क बना लेती थी। डेटा एक्सचेंज होता था और डिस्कनेक्ट हो जाती थी वो नेटवर्क। कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं बोलना, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं। और एफबीआई ने करीबन ये 10-12 बार होते हुए देखा था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में डाला था। तो अब आती है इस कहानी की सबसे अजीब, हैरान करने वाली सच्चाई। इन 10 में से किसी पर भी कभी भी जासूसी का आरोप लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। प्रोसिक्यूटर्स ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने कोई क्लासिफाइड राज जो है वो हासिल किए। इन पर आरोप था कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट के लिए बिना रजिस्ट्रेशन किए ये लोग एजेंट की तरह काम करते थे, और इस पर जो पैसे का लेन देन होता था उसे मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। अब मॉस्को सेंटर जो चाहता था, जो इंटरसेप्ट किए थे इन्होंने मैसेजेस, वो था इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस। जैसे कि 2009 में प्रेसिडेंट ओबामा की जो मॉस्को की ट्रिप थी, जो ट्रैवल था, उससे पहले इस पूरे नेटवर्क को एक काम सौंपा गया था कि वो एम्युनिशंस एंड आर्म्स कंट्रोल, अफगानिस्तान और ईरान जैसे टॉपिक्स पे वॉशिंगटन की जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। तो सिंथिया मर्फी, हमने आपको बताया था, वन ऑफ द एजेंट्स, इसने मॉस्को के जो गोल्ड का बाजार था उसका भी एनालिसिस भेजा था रशिया में। फाइल्स के मुताबिक सेंटर ने जवाब में तारीफ करते हुए लिखा था कि ये इन्फॉर्मेशन रूस के फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वहाँ तक पहुँचा दी गई थी। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वो किसके करीब पहुँच रही थी। अपनी मैनहट्टन वाली नौकरी के ज़रिए उनका बार बार संपर्क एक ऐसे फाइनेंसर से हो रहा था जिसे फाइलों में, राजनीति में, अपने जो पॉलिटिक्स थी उसमें काफ़ी प्रभावशाली बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में पहचाना गया कि एक बहुत सॉलिड कनेक्शन वाले डेमोक्रेटिक फंड रेजर, तब की जो फॉरेन मिनिस्टर थी पॉलिटिक्स में, उनके काफ़ी करीबी दोस्त कहे जाते हैं। अब मॉस्को के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया टारगेट था ये।
इस बात का लेकिन कोई संकेत नहीं है कि उस आदमी को कभी इसकी भनक भी लगी हो कि मेरे थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही है रशिया में। और यही एक बहुत बड़ा सवाल था कि इस इलीगल्स प्रोग्राम में 10 साल तक एफबीआई ने सर्वेल किया, लेकिन उस जानकारी का जो नतीजा था वो बहुत मामूली था। लेकिन अगर आप देखें, उसके बियॉन्ड देखें, तो उनके लिए ये चिंता थी कि धीरे धीरे ये लोग किसके करीब पहुंच रहे हैं, किससे कनेक्शंस बना रहे हैं। नॉट कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर की इधर उधर वो बहुत मामूली थी। तो अगर सब कुछ इतना सिंपल था तो आखिरकार जून 2010 में 10 साल की निगरानी के बाद ये सब अचानक ख़त्म कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि 2 थ्रेड्स आपस में जुड़े। पहला था, इस पूरे प्रोग्राम में सबसे ऊपर की जो लेयर थी उसमें एक राज छुपा था। बाद के सालों की जो रिपोर्टिंग थी और मॉस्को में हुए एक देशद्रोह का कोई मुकदमा चला था, उसने एफबीआई के एक बहुत अहम जो सूत्र था उसकी पहचान की। कर्नल अलेक्जेंडर पोटियेव डायरेक्टरेट एस के अंदर एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, ठीक उसी डिपार्टमेंट में जो अमेरिका में इलीगल्स को चलाता था। किस्मत का टर्न देखिए। जो आदमी इस पूरे नेटवर्क की निगरानी में मदद कर रहा था वो रशियन अदालत के अपने ही फैसले के मुताबिक दूसरी तरफ के लिए काम कर रहा था। तो रशिया ने बोला कि ये आदमी अमेरिका का जासूस है। तो जून 2010 में आखिरी दिनों में इन गिरफ्तारियों से ठीक पहले पोटियेव नकली पेपर्स के सहारे चुपचाप रशिया से भाग गया और वेस्ट की तरफ मूव हो गया। अब उनके चले जाने के बाद टाइम और तेज़ी से भागने लगा। मॉस्को को बहुत जल्द ही पता चलने वाला था कि उसका अमेरिकन नेटवर्क बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया है, जिसका मतलब एफबीआई के पास अब या तो तुरंत कार्रवाई करने का ऑप्शन था या सब कुछ गंवा देने का। और फिर था दूसरा थ्रेड, यानी कि डिप्लोमेटिक टाइमिंग। अपने ही अजीब तरीके से 24 जून को प्रेसिडेंट ओबामा और उनके रशियन जो काउंटर पार्ट थे डिमिट्री मेदवेदेव ने वॉशिंगटन के बाहर एक नॉर्मल फ्रेंडली बर्गर लंच किया था। अब दोनों देशों के संबंधों में तथाकथित बोल रहे थे रीसेट कर रहे हैं, हमेशा से टेंशन्स रही थी तो रीसेट कर रहे हैं। अब गिरफ्तारियां इसके ठीक 3 दिन बाद होने वाली थी। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट को भी पता होगा। तो पहले एफबीआई ने अपने अंडर कवर स्टिंग ऑपरेशंस चलाए, वो रोमन वाला जो हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन दिया था। चैपमैन तो घबरा गई। पासपोर्ट पहुंचाने के बजाय वो ब्रुकलिन में एक फ़ोन शॉप में गई और एक बर्नर फ़ोन खरीदा। अदालती फाइल्स के मुताबिक कस्टमर फॉर्म में उन्होंने नकली नाम भरा और पता लिखा 99 फेक स्ट्रीट। उन्होंने विदेशों में कई सारी कॉल्स की उस फ़ोन से। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एक कॉल उन्होंने अपने फादर को भी की मॉस्को में और उन्हें कहा कि वो पासपोर्ट पुलिस को दे दें। अब तो उन्होंने यही किया कि न्यूयॉर्क में एक पुलिस स्टेशन में गई और पासपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। अब संडे 27 जून को, सैटरडे के अगले दिन, एफबीआई ने सभी 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, वर्जीनिया। करीब एक 10 साल की खामोशी के बाद ऑपरेशन घोस्ट स्टोरीज एक ही दिन में पूरा सरफेस पे आ गया। और 11वां आदमी जो हमने आपसे कहा था अदृश्य था, उसे 2 दिन बाद साइप्रस में पकड़ा गया जब वो बुडापेस्ट जाने की फ़्लाइट में सवार हो रहा था। साइप्रस अदालत ने उसे ज़मानत तो दे दी। उसने ज़मानत की रकम भरी और गायब हो गया। वो आज तक नहीं मिला। ये एक और ओपन सवाल है। 8 जुलाई 2010 में जितने गिरफ्तारियां होंगी, तो इसके 11 दिन के बाद हर एक जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे सब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 9 जुलाई 2010 वियना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि अब ये सारे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उठा चुके थे, रशिया ने इनको वापस लेने के लिए प्रिजनर एक्सचेंज या जो भी एक्सचेंज में वापस लेना था। तो अमेरिकी गवर्नमेंट का चार्टर था बोइंग जेट और रशियन जो उस समय जो उनका इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, उनका अपना विमान था वहाँ पे। तो दोनों सोचिए कितना ड्रामेटिक था। दोनों एयरप्लेन्स जो थे, एयरक्राफ्ट्स, एक दूसरे से नाक, मतलब दोनों जो नोज़ होती है एयरप्लेन के, वो एक दूसरे के सामने फेस करते हुए खड़े थे। यूएस की तरफ से 1.5 घंटे में ये एक्सचेंज पूरा हुआ। 10 रशियन एजेंट्स एक तरफ से चले और 4 लोग जो रशिया में कैद थे वो दूसरी तरफ से चले। ये कोई बहुत बड़ा जासूसी अदला बदली नहीं थी, बहुत होती रही हैं यूएस और रशिया के बीच में। बट यहीं से कहानी उस कहानी से जुड़ जाती है जो हम आपको पहले भी सुना चुके हैं कि रशिया ने उस दिन जिन 4 लोगों को छोड़ा था उनमें शामिल थे
इगोर सुत्योगिन, एक रिसर्चर जो वेस्ट को, उनको ये सज़ा मिली थी कि आप वेस्ट को जानकारी देते हो। एक एसवीआर के पूर्व अधिकारी थे, और एक केजीबी के पूर्व ऑफिसर थे, और एक रशियन सैन्य खुफिया के पूर्व कर्नल जिनका नाम था सर्गेई स्क्रिपल। सर्गेई स्क्रिपल की एक स्टोरी सॉल्सबरी पॉइजनिंग हमने इसी चैनल पे सुनाई हुई है, सुनिएगा अगर आपने नहीं सुनी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्गेई स्क्रिपल, याद रखिएगा नाम। वियना की यही अदला बदली की वजह थी कि 8 साल के बाद सर्गेई स्क्रिपल इंग्लैंड की सॉल्सबरी में शांति से रह रहे थे, जब वहाँ पे 2 रशियन जीआरयू के अधिकारी ने नोविचॉक नाम के जहर से उन्हें मारने की कोशिश की। तो यही कहानियाँ चलती रहती हैं हमेशा। तो अगली बार जब आप अपने पड़ोस में किसी नए परिवार को शिफ्ट होता हुआ देखें, शायद इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहानी हमें एक बात ज़रूर याद दिलाती है। जासूसी की दुनिया फिल्मों में जितनी ब्राइट और जितनी चमकदार दिखाते हैं ना तो उतनी होती हैं इन रियलिटी, ना ही उतनी तेज़ चलती हैं। ये कहानियाँ होती हैं सालों रखने वाले इंतज़ार की, पेशेंस की, वो ट्रस्ट की, जिसे बनाने में 10 साल या 1 दशक भी कम पड़ जाए। धीमे धीमे ट्रस्ट बनाते हैं ये लोग। अमेरिका और रशिया के बीच में ये जो गेम है ना, कि जासूस भेजना, जासूस पकड़ना, किसी सुनसान रनवे पे उन्हें एक्सचेंज कर लेना, ये सिर्फ कोल्ड वॉर का किस्सा नहीं है। ये आज भी इसी वक्त कहीं ना कहीं शोली चल रहा होगा। और यही वो बात है जो इस दुनिया को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है, कि हम कभी पूरी कहानी कभी नहीं जान पाएंगे। हमें बस उतना ही पता चलता है जितना कोई हमें बताना चाहे। बाकी सब अंदाज में और राज के पर्दों के पीछे ही छुपा रह जाता है। और शायद यही जादू है जो हमें अट्रैक्ट करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें राज और रहस्य की दुनिया पसंद है। हमें फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि जासूसी की दुनिया में के ऐसे ही किस्से लेकर हम फिर वापस आएंगे आपके पास। तब तक के लिए याद रखिए, हर पड़ोसी वो नहीं होता जो वो दिखता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।